हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। डेट आज की 4 मार्च 2021 और इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं जो अब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे अभी इस फ्रंट पेज पे आपके सामने फर्स्ट इज़ दिस, जिसमें डिसेंट अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई अपनी जाहिर करता है कि गवर्नमेंट जो कुछ भी कर रही है उसके खिलाफ कोई अपनी नाराज़गी या अपना जो डिसएग्रीमेंट है वो शो कर रहा है, उसका मतलब सेडिशन नहीं होता। दैट मीन्स वो देशद्रोह या राजद्रोह नहीं होता। ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। बेसिकली फारूक अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं और फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं पहले, ठीक है, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, उसको लेकर के इनके अगेंस्ट में एक पिटीशन दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि ये एक सेडिशियस चार्ज है या सेडिशियस स्टेटमेंट है इनका। तो बेसिकली आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया था 5 अगस्त 2019 को। तो उसके बाद में ये बहुत नाराज़ थे, उनको अंडर हाउस अरेस्ट रखा गया था। तो उसके चलते इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए थे, तो उन स्टेटमेंट में कुछ एग्जेजरेटेड फॉर्म में स्टेटमेंट को रजिस्टर कराया गया और फिर ये केस था, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया कि बोला ऐसा कुछ नहीं है। आईपीसी की जो सेक्शन 124 है उसके अंडर में 124A, ठीक है, जो कि ये बताता है कि सेडिशियस चार्जेस अप्लाई होते हैं या नहीं, तो उसके हिसाब से ये कोई सेडिशन नहीं है। बस यही था इस आर्टिकल में कि हम थोड़ा सा ये आईपीसी की 124 जो ए है सेक्शन, उसके बारे में जान लें। दूसरा आर्टिकल है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने अभी केरला गवर्नमेंट बॉडी के ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में एक केस रजिस्टर किया है और वो केस है किससे रिलेटेड, केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोर्ड के बेसिस पे, कि बोले यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है इस फंड में जो पैसा आया है वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा का वायलेशन है। कहने का मतलब इस एक्ट के अंडर में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन रेगुलेशंस को वायलेट किया है और फिर वो पैसा आया है केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड में, ठीक है, फंड में इस बोर्ड के बेसिस पे। तो हमें क्या देखना है, आप लोगों के लिए टास्क है कि जो ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है फेमा, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, कि क्या इसकी हिस्ट्री थी, पहले इसकी जगह पे कौन सा एक्ट हुआ करता था, फेरा हुआ करता था पहले, ठीक है, फेरा को रिप्लेस किया गया था फेमा से। तो आप इसमें देखोगे और साथ में कौन सी मिनिस्ट्री इसमें ऑब्जर्वेशन रखती है, एनजीओज का क्या रिलेशन है, ये सारे सवालों के जवाब आपको ढूंढने हैं, ठीक है। तो फ्रंट पेज पे तो ये 2 न्यूज़ थी जिनमें इतना कुछ काम का था नहीं, वो हमने देखा। अच्छा, एक और न्यूज़ है जो इधर ही है, ग्लोबल फ्रीडम वॉचडॉग, उसने अपनी अभी लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज़ की है और उसमें इंडिया को डाउनग्रेड किया है कि फ्रीडम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया में जो अभी प्रीवियस एक्टिविटीज़ देखी जा रही हैं कुछ सालों में, पिछले 5-7 सालों में जो नया रिजीम आया है तब से फ्रीडम जो है वो कहीं ना कहीं कम होती चली जा रही है। तो इंडिया की कैटेगरी भी फ्री से पार्टली फ्री वाली कैटेगरी में इंडिया को पुट कर दिया है। तो देखेंगे इस आर्टिकल को डिटेल में। तो फ्रंट पेज से तो एक आर्टिकल है जो डिटेल में जानेंगे, आगे चलते हैं। फिर आगे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, यूनिसेफ ने अपनी तरफ से डेटा रिलीज़ किया है कि जो लॉकडाउन के टाइम पे स्कूल्स बंद हुई थी, लगभग 1.5 मिलियन स्कूल्स के ऊपर उसका असर रहा और लगभग इंडिया की बात की जाए तो 247 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं उन पर बहुत ज़्यादा असर रहा है। तो एक बार इसमें डेटा निकालने की कोशिश करेंगे जो हमारे काम का हो सकता है कि कोविड-19 का इम्पैक्ट क्या रहा, ठीक है, जानेंगे इस आर्टिकल को, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट एक न्यूज़ ही है, काम की ज़्यादा है नहीं, कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो अभी 4 मार्च को मतलब आज ढाका की विज़िट पे जा चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी ढाका की विज़िट पे जाएंगे, बांग्लादेश की विज़िट पे जाएंगे 26 मार्च को, ठीक है। तो 1971 का जो वॉर था ना बांग्लादेश के लिबरेशन का, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था बांग्लादेश 1971 से पहले और वेस्ट पाकिस्तान जो था वो अभी करंट पाकिस्तान है, वो उन दोनों के बीच में लेकर के जो डिस्प्यूट था उसमें इंडिया ने इंटरवीन किया और उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी इंदिरा गांधी जी, ठीक है। तो उन्होंने इंटरवीन किया और फिर बांग्लादेश को लिबरेट करवाया था, ठीक है। तो उसी से लेकर के आज तक बांग्लादेश के साथ में हमारे रिलेशन मोर और लेस अच्छे बने रहे हैं और अभी करंट जो रिजीम है वहाँ पर शेख हसीना और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन दोनों के बीच में जो एक कह सकते हैं कि दोनों रिजीम है, दोनों जो रूल्स हैं, इनके बीच में इंडिया बांग्लादेश रिलेशन जो है वो हाईएस्ट चल रहे हैं, मतलब पीक पे चल रहे हैं इस टाइम पे हमारे रिलेशंस, ठीक है। तो उसी के चलते अभी विजिट करने जाएंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 26 तारीख को मार्च में
और 4 मार्च को मतलब आज विजिट पे निकल गए हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। तो थोड़ा सा रिवीजन हो गया, बाकी कुछ काम का था नहीं इस न्यूज़ में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आ गए एक्सप्लेन पेज पे, जहां हम बात करेंगे कि देखो बहुत स्पेक्ट्रम को अभी अलोकेट करना, ऑक्शन चल रही थी, ठीक है, 4G स्पेक्ट्रम को अलोकेट करने के लिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अपनी तरफ से बहुत खुशी जाहिर की है कि हम सक्सेसफुल रहे हैं कि अब की बार जो 2 दिन में ऑक्शन चला, 2 दिन भी क्या 1.5 दिन का ही ऑक्शन चला, और उसमें इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ने जो स्पेक्ट्रम था, जो फ्रीक्वेंसी बेस था, वो बेचा, तो उसका कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहा है। जबकि स्पेक्ट्रम बहुत सारा अनसोल्ड रहा, बिक नहीं पाया उसके बावजूद भी। तो इसमें एक तो वजह देखेंगे कि गवर्नमेंट क्यों खुश है, और दूसरा कौन कौन सी कंपनीज ने ये परचेज किया है, तीसरा क्यों जो स्पेक्ट्रम बचे हुए हैं, जैसे कि 700 मेगाहर्ट्ज़ का एक स्पेक्ट्रम है वो, और एक 2500 मेगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम है, वो क्यों नहीं बिकेगी, देखेंगे इस आर्टिकल को डिटेल में। आगे चलते हैं। फिर हम आ गए इकोनॉमी पेज पे, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि प्रोएक्टिव ट्रैकिंग करने के लिए जो गवर्नमेंट ने अभी रूल्स डिक्लेयर किए हैं कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स पे कोई भी कंटेंट शेयर किया जाता है तो उसको प्रोएक्टिवली ट्रैक करे जो भी प्लेटफॉर्म है वो। इससे क्या होगा कि जो ओरिजिनेटर है, डेटा को ओरिजिनेट कर रहा है, कंटेंट को ओरिजिनेट कर रहा है, अगर उसमें कोई भी डाउटफुल कंटेंट है जो कि रूल्स में दिया हुआ है, उन प्रोविजंस को फुलफिल नहीं करता है, तो वहीं पे उसको बंद कर दिया जाए या उस पोस्ट को एकदम ख़त्म कर दिया जाए। बट जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, उसमें एक सेक्शन हुआ करता था 66A, उसमें श्रेया सिंगल करके जो एक लॉयर हैं, उन्होंने केस रजिस्टर किया था सुप्रीम कोर्ट में, और उस केस के चलते सेक्शन 66A को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उन्हीं से अभी ये पूरा इंटरव्यू हो रहा है, और भी कुछ एक्सपर्ट से इंटरव्यू है कि ये जो प्रोएक्टिव ट्रैकिंग की बात की है ना, नए जो रूल्स आए हैं सोशल मीडिया के लिए, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स के लिए, या डिजिटल मीडिया हाउसेस के लिए, तो ये कहीं ना कहीं सस्पेक्ट्स को जो है ना वो अलग ही निकाल के लेकर के आ जाएगा। और इसमें 2 मेन पॉइंट आते हैं, एक तो आर्टिकल 19 और एक आर्टिकल 21। देखेंगे दोनों के प्रोविजंस को डिटेल में। साथ में ये वाला आर्टिकल, अभी मैक्रो डेटा अच्छा रिलीज हुआ है, जैसे चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से देखें, मतलब इंडिया का जो जीडीपी है वो 3rd क्वार्टर में 0.4% से राइज हुआ है। ऐसे ही और भी कंट्रीज़ का जो डेटा रिलीज हुआ ना मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे, मतलब लार्ज स्केल पे और बड़ी कंट्रीज़ का, तो उससे क्या हो गया, जो ग्लोबल रैली है ना, दैट मीन्स जो भी इंडेक्सेस हैं, जो भी स्टॉक मार्केट्स हैं, वो राइज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन सेंसेक्स में भी राइज देखा गया है। साथ में रुपी जो है उसने सिंगल डे स्पाइक सितंबर 2020 के बाद में पहली बार राइज किया है, और अभी जो रुपए जो ट्रेड कर रहा है यूएस डॉलर के अगेंस्ट में, दैट इज 72.72। ठीक है, तो ये आर्टिकल वैसे काम का है नहीं, जो चीज़ थी वो देख ली। ईपीएफओ के बारे में आप एक बार खुद देखोगे कि ईपीएफओ के बारे में क्या प्रोविजंस हैं, कहाँ कब इस्टेब्लिश हुई थी ये बॉडी, कौन सी मिनिस्ट्री, या फिर कहाँ पर रेगुलेशन, क्या कमांड, सारी चीज़ें। साथ में हम यहाँ पे इस वाले आर्टिकल को देखेंगे जिसमें डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इसके बेसिस पे जो आप कह सकते हो कि सीबीडीटी जो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है कि कोविड-19 के टाइम पे, कोविड-19 की वजह से कोई भी एनआरआई या फिर कोई भी फॉरेन नेशनल अगर इंडिया में फंस गया हो तो उसको डबल टैक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है, और वो अपनी रिपोर्ट को दाखिल कर सकते हैं मार्च 31 से पहले पहले। तो जानेंगे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या होता है उसके बारे में। और आगे अगर चलें तो एक आर्टिकल और है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के जो चीफ हैं, उन्होंने इंडिया को बैक किया है, इंडिया को सपोर्ट किया है कि आप बिना कोई सपोर्ट दिए इंडिया पे प्रेशर बनाओ कि भाई आप कोल पर, आपके डिपेंडेंसी जो है, जो एनर्जी प्रोडक्शन इंडिया करता है वो कोल पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो बोले वो चीज़ कहीं ना कहीं बेईमानी हो जाएगी, पहले इंडिया को फाइनेंशियल सपोर्ट देने की ज़रूरत है। और रही बात ये कि क्लाइमेट चेंज का मुद्दा, तो क्लाइमेट चेंज में तो यूरोप, यूएसए और जापान जैसे कंट्रीज़ ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया हुआ है। इसके लिए अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ को हर्जाना भुगताने के लिए बात करो तो वो गलत होगा। देखेंगे इस आर्टिकल को एक बार और डिटेल में, जो मोटी चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। चाइनीज़ हैकर्स का नाम बताया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा
कि अभी रिसेंटली जो साइबर अटैक हुए हैं, इवन माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पर भी ये नोटिस किया गया है, बट चाइना जो है वो मना कर रहा है। बट पॉइंट ये है कि ये अटैक माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बताया जा रहा है, तो बाकी तो कुछ काम का है नहीं इस आर्टिकल में। अब देख लेते हैं आर्टिकल को एक एक आर्टिकल को डिटेल में। और एक न्यूज़ और इम्पोर्टेंट है इसी पेज पे, इकोनॉमी पेज पे, कि जो इंश्योरेंस ब्रोकर्स हैं, ठीक है, जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं, उनको भी अब ऑम्बुड्समैन एम्बिट में ला दिया है फाइनेंस मिनिस्ट्री में। ऑम्बुड्समैन एक तरीके से ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए एक ऐसी एंटिटी होती है जिसमें अगर कोई भी पॉलिसी होल्डर है, फॉर एग्जांपल अभी जैसे ये अमेंडमेंट कर दिए गए हैं रूल्स में, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अलाउ कर दिया है कि कोई भी पॉलिसी होल्डर अगर पॉलिसी लेने वाली कंपनी से कोई भी वजह से परेशान है तो वो अपनी कंप्लेन को रजिस्टर कर सकता है ऑम्बुड्समैन एम्बिट में, ऑम्बुड्समैन के सामने। ये एक तरीके से आप कह सकते हो जैसे लोकपाल होता है ना, उसी तरीके से ऑम्बुड्समैन होते हैं, जहां पर जो भी पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको अगर कोई परेशानी हो रही है पॉलिसी लेते टाइम पे या क्लेम करते टाइम पे, तो वो अपनी ग्रीवांसेस को रिड्रेस करवाने के लिए अपनी परेशानियों को यहाँ पर रजिस्टर करा सकते हैं। और इसमें जो एम्बिट है, जो स्कोप है, वो और ज़्यादा ब्रॉड कर दिया गया है, ठीक है। बेसिकली ऑम्बुड्समैन रूल्स, इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन रूल्स 2017 जो थे वो रिलीज़ कर दिए गए थे, जिसमें एक मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया गया था कि अगर कोई कंप्लेन आती है कि कोई भी डिस्प्यूट आ रहा है, कोई भी डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है, कि जब इंश्योरेंस लेने की बात की थी उस टाइम पर जो एप्लीकेशन लगाई गई थी उस टाइम पर तो टर्म्स एंड कंडीशन कुछ और थी, और जब क्लेम लेने की बात आई इंश्योरेंस के बेसिस पे तब पॉलिसी होल्डर को कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, तो उस कंपनी पर लगाम लगाने के लिए और ज़्यादा एक तरीके से राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं पॉलिसी होल्डर्स को, ठीक है। तो ये आर्टिकल इसी बारे में है। अब देख लेते हैं आर्टिकल्स को डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है, ग्लोबल फ्रीडम वॉचडॉग रिपोर्ट ने अभी डाउनग्रेड किया है इंडिया को फ्री से पार्टली फ्री में। ये वॉशिंगटन बेस्ड एक थिंक टैंक है, फ्रीडम हाउस, जो कि 1973 से कंटिन्यूसली हर साल ये डेटा रिलीज़ करता रहता है कि कौन सी कंट्री ज़्यादा इकोनॉमी है, एक तरीके से फ्रीडम प्रोवाइड करती है अपने सिटीजन्स को, और कौन सी कम करती है। तो इंडिया की कैटेगरी पहले फ्री हुआ करती थी, अब उसको पार्टली फ्री में डाल दिया गया है, और स्पेसिफिकली तब से जब से करंट रिजीम 2014 से आया है। और इसमें बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, जैसे कि मुस्लिम्स को टारगेट करके उनको सेडिशन चार्जेस के लेकर के उनको मतलब एक तरीके से उनके अगेंस्ट में एक्शंस उठाना। दूसरा, कोरोना वायरस के रिस्पॉन्स में जो लॉकडाउन लगाया था, वर्ल्ड का द मोस्ट स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन था इंडिया का, उसको लेकर के। तो इंडिया का जो स्कोर है पहले 71 हुआ करता था, उसको घटा करके 67 कर दिया। और 100 जिस कंट्री का स्कोर रहता है वो मानो कि द मोस्ट फ्री कंट्री उसको कंसिडर किया जाता है। और ऑल ओवर रैंकिंग में देखोगे तो इंडिया की रैंकिंग 211 कंट्रीज़ में पहले 83 हुआ करती थी, वो घट करके कितनी हो गई, 88। तो रैंकिंग में इंडिया को डाउन कर दिया है, ठीक है। ये एनुअल रिपोर्ट जो है वो फ्रीडम हाउस के द्वारा रिलीज़ की जाती है, और इसमें बहुत से कारण बताए हैं, जिनमें एक तो हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट का राइज होना, दूसरा ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर प्रेशर बनाए जाना, उन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, वो फ्रीली काम नहीं कर पा रहे हैं। एकेडमिशियंस और जर्नलिस्ट हैं, उनको इंटिमिडेशन का सामना करना पड़ रहा है, उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है। और एक बिगेस्ट अटैक देखा जा रहा है, साथ में लिंचिंग जो देखी गई थी, मॉब लिंचिंग, उसको लेकर के, और पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर। तो इन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं ध्यान में रख करके और फिर ये इंडिया को डाउनग्रेड किया गया है फ्री से पार्टली फ्री कैटेगरी में। आगे अगर देखें, मोस्ट फ्री कंट्रीज़ की कैटेगरी में देखें तो फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन को कंसिडर किया गया है, जो कि टॉप मतलब 100 में से 100 जिनको स्कोर मिला है। और 3 ऐसे कंट्रीज़ या फिर सबसे लीस्ट फ्री कंट्रीज़ जहां पर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है सिविलियंस को, वो है तिब्बत और सीरिया, जिनको स्कोर मिला है सिर्फ 100 में से 1, ठीक है। तो इंडिया का स्कोर हमने देख लिया 67। अब यहाँ पर जो मुद्दे हैं, जो क्वेश्चंस है, जिनको ध्यान में रख करके फिर ये रैंकिंग दी गई है, उनमें सबसे पहला ये कि क्या इंडिविजुअल अपने आप को या अपने पर्सनल व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए फ्री हैं कोई भी पॉलिटिकल मुद्दे पर या कोई भी सेंसिटिव टॉपिक पे, बिना कोई डर से कि हाँ जो गवर्नमेंट है वो सर्विलांस नहीं कर रही है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके स्कोर दिया जाता है, जिसमें इंडिया का स्कोर जो है वो डिक्लाइन कर गया। दूसरा, कि इतनी फ्रीडम दी हुई है क्या कि जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज़ हैं,
वो अप ह्यूमन राइट्स में एंगेज, पर्टिकुलरली जो फ्रीली काम कर सके उस कंट्री में और गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क्स में वो स्क्रूटनी कर सके, उसमें कितनी फ्रीडम दी हुई है, इसमें भी इंडिया का स्कोर जो है वो डिक्लाइन कर गया। क्योंकि इसमें आप देखोगे जो अमेंडमेंट किए गए हैं ना फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट में, और ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल के एसेट्स जो एनजीओज हैं इनके आप देखोगे कि एसेट्स हैं, इनको कहीं ना कहीं ब्लॉक किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा इस वजह से। तीसरा जो पैरामीटर है जिसमें ये देखते हैं कि जुडिशरी कितनी इंडिपेंडेंट है, इसमें भी हमारा जो पॉइंट है वो डिक्लाइन हुआ है इंडिया का। इसमें वजह क्या बता रहे हैं कि फॉर्मर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जो हैं वो उनको राज्यसभा में सीट प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा क्या इंडिविजुअल को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अवेलेबल है कि वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सके, रह सके, उनको जॉब आराम से मिल सके या एजुकेशन गेन कर सके। इसमें भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा माइग्रेंट क्राइसिस देखा गया था ना कोविड-19 की टाइम पे, उसकी वजह से इंडिया का स्कोर जो है वो डिक्लाइन कर गया। साथ में फ्रीडम हाउस की जो रिपोर्ट है उसमें कश्मीर को इंडिया का पार्ट वैसे तो कंसिडर किया है, बट जो टैगिंग दी है उसमें इंडियन कश्मीर बोल करके सेपरेटली उसको एक एंटिटी के तौर पे बताया है कि वो एक नॉट फ्री एरिया है। इसमें हमें पता है कि जैसे 4G सर्विसेज है वो बहुत लेट होकर के फिर रीस्टोर की गई थी। अब इंडियन कश्मीर जो इसमें टर्म बताई गई है वो इसलिए कि बोले ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इस वजह से डिस्प्यूटेड टेरिटरीज को हम समटाइम्स जो है वो सेपरेटली ट्रीट करते हैं, इस वजह से इंडिया का स्कोर जो है वो और डाउन हो गया। इंटरनेट शटडाउन की बात कर ली और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो स्कोप है वो कम हो गया। ये सारी वजहों से कहीं ना कहीं इंडिया की रैंकिंग जो है वो डाउन कर दी गई है। और दूसरा एक इंटरनेशनल बैलेंस जो कि डेमोक्रेसी और अथॉरिटेरियनिज्म की बात होती है उसको भी कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर रही है ये रिपोर्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है यूनिसेफ की रिपोर्ट कि लगभग 1.5 मिलियन स्कूल्स का बंद होना इम्पैक्ट कर गया 247 मिलियन चिल्ड्रंस पे इंडिया में। अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के टाइम पे बंद कर दी गई थी स्कूलें, तो 247 मिलियन 247 मिलियन चिल्ड्रन जो कि एलिमेंट्री या सेकेंडरी एजुकेशन ले रहे थे उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई। अब ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें, शुरू तो कर दी गई थी, पर हमारे यहाँ पर केवल कोविड-19 से पहले का अगर माहौल देखा जाए ना तो केवल 24% हाउस होल्ड्स के पास में ही इंटरनेट कनेक्शन था या इंटरनेट डिवाइसेस अवेलेबल थे। तो जब डिवाइस और इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं अवेलेबल होगा तो वो ऑनलाइन क्लासेस कैसे ले पाएंगे। ग्लोबली अगर देखे जाए थ्रू आउट वर्ल्ड तो लगभग स्कूल्स की अगर बात करें तो वहाँ पर 168 मिलियन चिल्ड्रन से भी ज़्यादा लगभग बिल्कुल स्कूल उनके लिए बंद रही। ठीक है, इंडिया में 247 मिलियन चिल्ड्रन पे तो इम्पैक्ट गया है, यहाँ पर 168 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं वो बिल्कुल ही उनके लिए स्कूल बंद रही है 2020 के टाइम पे। अब आप देख सकते हो कि एक साल में उन्होंने कुछ भी नहीं कर पाए वो बच्चे। साथ में लगभग 214 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो कि 1 से 7वीं क्लास तक के बच्चे हों, ठीक है, उनको कोई भी मतलब पूरे साल में मतलब 1/3 मतलब 3 क्वार्टर्स तक केवल आप कह सकते हो केवल 1 क्वार्टर में ही उनको एजुकेशन मिल पाई। उनका ज़्यादातर हिस्सा जो है टाइम जो है वो किसी भी लर्निंग के प्रोसेस में नहीं बीत पाया। ये डेटा जो है इंडिया स्पेसिफिक वाला डेटा हमें साथ में लगभग आज की डेट तक देखें तो इंडिया में केवल 8 ही ऐसे स्टेट्स या यूटीज़ हैं जिन्होंने पहली से लेकर 12वीं क्लास तक की सभी स्कूल्स ओपन कर दी हैं। 11 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 6वीं से लेकर 12वीं तक की स्कूल्स जो हैं वो रीओपन की हैं। तो ये आप देख सकते हो अभी भी पेंडेमिक का कितना ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। अब ये इंडिया में ही नहीं, ये वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्पाइट अनसोल्ड स्पेक्ट्रम बिका नहीं, उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है वो सक्सेस देख रहा है सिर्फ 2 दिन की ऑक्शन में। तो देखते हैं ये क्या है पूरा मुद्दा, क्योंकि इकोनॉमी पेज पे हमने थोड़ी बहुत न्यूज़ तो देख ली थी। देखो, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अपनी तरफ से 4G स्पेक्ट्रम को सेल करने के लिए एक ओपन की थी बिड, जिसमें वो केवल 20% ही स्पेक्ट्रम को बेस प्राइस के बेसिस पे बेच पाए। ठीक है, ये जो आप अब की बार का जो पूरा बिडिंग प्रोसेस रहा ये 2013 में जो हुआ था ना उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम रहा है ये। ठीक है, लगभग 2308 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम था टोटल, और उस स्पेक्ट्रम में से
टोटल बिडिंग जो हो पाई ना, बिका कितना, केवल 855.60 मेगाहर्ट्ज। स्पेक्ट्रम के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक तरीके से एयर स्पेस होता है जिसमें ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच में बातचीत हो पाती है, और ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में ये जो फिक्स एयर वे होता है ना, एक रास्ता, फिक्स रोड है जिसके थ्रू ये कम्युनिकेशन कर पाते हैं, इसके बाहर नहीं जा सकते, आप ये मान के चलो, इसी को स्पेक्ट्रम बोल देते हैं, ठीक है। तो टोटल तो स्पेक्ट्रम ऑक्शन के लिए कितना आया था, नीलामी के लिए 2308 मेगाहर्ट्ज का, पर बिका कितना, सिर्फ 855.60 मेगाहर्ट्ज का। अब बात यह है कि किस किस ने कितना खरीदा। देखो, सबसे ज़्यादा जो स्पेक्ट्रम परचेज किया है वो रिलायंस जियो ने परचेज किया है, दूसरे नंबर पे परचेज किया है वो भारती एयरटेल ने परचेज किया है, और तीसरे नंबर पे जो परचेजिंग की है वो वोडाफोन आइडिया ने। पर स्पेक्ट्रम का बेस अगर आप देखोगे ना कि सबसे ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम किसका है, तो सबसे ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है वोडाफोन आइडिया का। इसकी वजह क्या है, क्योंकि पहले वोडाफोन और आइडिया दोनों अलग अलग कंपनी हुआ करती थी, और दोनों ने फिर मर्जर के बाद में अपनी एक कॉमन एंटिटी बना ली, VI, जिसका नाम हो गया है। तो इसकी वजह से क्या, आइडिया के पास में भी स्पेक्ट्रम था पुराना, और वोडाफोन के पास में भी स्पेक्ट्रम था, तो इसकी वजह से लगभग 11.8 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम तो केवल और केवल इन दोनों के पास में है। दूसरी तरफ दूसरी तरफ 700 मेगाहर्ट्ज का जो स्पेक्ट्रम है वो नहीं बिक पाया, और 2500 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम है वो भी नहीं बिक पाया। अब 700 वाले में तो मुद्दा क्या आ रहा है, इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा लगाई गवर्नमेंट ने, ये कहा कि बोले ये सबसे महंगा बिकेगा, क्योंकि 700 मेगाहर्ट्ज वाला जो स्पेक्ट्रम है ना वो 5G के लिए भी यूज़फुल है। अब 5G के लिए यूज़फुल होगा तो गवर्नमेंट तो, देखो वही बात है, एक चीज़ से दो काम अगर हो रहे हैं, एक तीर से दो काम, तो वो तीर तो महंगा बिकेगा ही ना, बस वही बात है। दूसरी तरफ अगर देखें कि गवर्नमेंट क्यों खुश हो रही है इस चीज़ को लेकर के कि इतना कम स्पेक्ट्रम सोल्ड हुआ या फिर सेल आउट हुआ है, उसके बावजूद क्यों खुश है। देखो, पहली चीज़ तो ये कि कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमी में जितनी परेशानी आ रही थी ना, तो उसमें थोड़ा एक्सपेक्टेशन यही थी कि वाकई में जो ये 3 मेजर ऑपरेटर्स हैं ये खरीद भी पाएंगे या नहीं, तो इसमें इन्होंने खरीदा है वो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बेसिस पे इन लोगों को, इन केवल रिलायंस जियो को छोड़ दें तो भारती एयरटेल और साथ में वी को, मतलब वोडाफोन आइडिया को, इनको एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा उसके बेसिस पे, मतलब कि इनके पास में कितने एसेट्स हैं, इन्होंने कितनी खरीदारी की, इनके पास ज़मीनें क्या है, इनके पास में जो जितने भी एसेट्स हैं उनको ओवरऑल एडजस्ट करें ना, तो इसके बेसिस पे इनके पास रेवेन्यू कितनी है उसका एक हिस्सा गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, राइट। ये सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया। तो ऐसे में चलते हैं कि वोडाफोन आइडिया और इसको एयरटेल को बहुत सारा पैसा अभी गवर्नमेंट को देना है, तो इनके पास में बहुत कम स्कोप था कि वो खरीद पाए, बट उसके बावजूद भी इन्होंने स्पेक्ट्रम को खरीदा। ये बहुत बड़ी सक्सेस है, ये मानी जा रही है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। दूसरा, ये जो ऑप्टिमिज्म है कि हाँ ये बहुत ही बढ़िया हुआ है, जितना भी सेलिंग हुई है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा जो परसीव किया जा रहा है कि तीनों प्लेयर्स ने जितना भी खरीदा है वो वाकई में काबिल तारीफ है या फिर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। तो इसके पीछे क्या है, एक वजह कि इनका जो पूरा बेस चल रहा है ना इन टेलीकॉम कंपनीज का, इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो इन तीनों ऑपरेटर्स ने वही स्पेक्ट्रम परचेज किया है जिस स्पेक्ट्रम पे ये ऑलरेडी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि ऑक्शन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही तो स्पेक्ट्रम अलॉट किए जाते हैं ना। अब 4G के लिए जो पहले एलोकेशन की गई थी उन्हीं स्पेक्ट्रम को फिर से इन कंपनियों ने तीनों ने खरीदा है, और इसकी वजह क्या है, बोला कि और भी अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज अब कस्टमर को मिल पाएगी। तो एक ये चीज़ भी है कि एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रम को ही इन्होंने रिन्यू किया है। जैसे कि वोडाफोन आइडिया, इनके पास में 11.8 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम जो था, तो इनके पास में ये ब्रॉडर है, इनके पास में ब्रॉड है, क्योंकि ये पहले से अलग एंटिटी हुआ करती थी, तो दोनों ने मर्ज किया, तो दोनों का जो स्पेक्ट्रम है मर्ज हुआ तो और भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम बन गया। इवन रिलायंस जियो के पास का स्पेक्ट्रम और एयरटेल भारती का स्पेक्ट्रम है, उससे भी ज़्यादा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है किसका, वोडाफोन और आइडिया का। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। 700 मेगाहर्ट्ज वाला क्यों नहीं बिका, ये मैंने आपको बता दिया कि 5G स्पेक्ट्रम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 700 मेगाहर्ट्ज वाला बैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, कंपनियों ने थोड़ी सी रिलक्टेंस दिखाई, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी के लिए भी अब जल्दी ही ऑक्शन होने वाले हैं,
तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बिडिंग वो कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेक्ट्रम परचेज कर सकें। और स्पेक्ट्रम देखो, एक बार परचेज कर लिया या एक बार उसकी ऑक्शन कर ली तो वो परमानेंट नहीं होता है, वो एक टाइम पीरियड के लिए एग्रीमेंट होता है और उस टाइम पीरियड में फिर कंपनी अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट तैयार करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, अपने इस्टेब्लिशमेंट को तैयार डिज़ाइन करवाती है, फिर वो काम करने शुरू करते हैं। बट वो भी एक टाइम पीरियड के लिए होता है, फिर उसके बाद में उसको जो लाइसेंस है या स्पेक्ट्रम जो अलॉट किया हुआ उसको रिन्यू करवाने की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से एक बार 700 मेगाहर्ट्ज़ वाला जो है उसको खरीदने से मना कर दिया या ख़रीदा नहीं। फिर बात आ जाती है कि स्पेक्ट्रम का अलोकेशन कब हो जाएगा। तो देखो, अभी टेलीकॉम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों साथ में बैठेंगी और स्क्रूटनाइज करेंगी इस पूरी बिडिंग प्रोसेस को कि हाँ कितना क्या इस पे चार्जेस है और कितना क्या ये फेयर वे में ऑक्शन कंडक्ट हुआ है। फिर 15 दिन के अंदर अंदर, मतलब 15 मार्च तक आप देखोगे ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और तीनों टेलीकॉम कंपनीज हैं, इनको ये कहा जाएगा कि भाई 15 दिन के अंदर अंदर आप अपनी अप फ्रंट पेमेंट दे दो, मतलब डाउन पेमेंट जिसको बोलते हैं वो दे दो, जिसके बाद में फिर उनको ये जो बैंड्स हैं ये जल्दी से जल्दी अलोकेट कर दिए जाएंगे अप्रैल और मई तक। फिर उसके बाद में ये लोग काम कर पाएंगे। तो ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 20,000 करोड़ रुपए एक बार 15 मार्च तक मिलने के स्कोप दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, बाकी फिर बाद में टाइम बताएगा आगे, धीरे धीरे जो भी आएगा इनके पास में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है प्रोएक्टिव ट्रैकिंग विल मेक सस्पेक्ट्स आउट ऑफ पीपल, कि जिन पे डाउट होगा वो लोगों से अपने आप ही छट जाएंगे। और ये बात कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने जब स्ट्राइक डाउन किया था सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उनकी जो पिटिशनर थी श्रेया सिंघल, उन्होंने ही अपनी तरफ से ये बात कही। और ये अब देखते हैं क्या है पूरा मुद्दा। देखो, सेक्शन 66A जो था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो कहीं ना कहीं क्लियरली अफेक्ट कर रहा था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है। तो ये सेक्शन 66A में कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो बड़े वेग थे, वेग का मतलब अनक्लियर थे। और उस अनक्लियर वर्ड होता है ना, वो क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना या फिर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, उनको बहुत स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं कि वो अपने हिसाब से उन वर्ड्स को इंटरप्रीट करते हैं और लोगों को पनिश करना शुरू कर देते हैं। बोलो, वही चीज़ अब कहीं ना कहीं अभी जो नए रूल्स डिक्लेयर किए गए हैं उनमें भी दिखाई दे रहा है। साथ में एक चीज़ यहाँ पे जो हाईलाइट हो रही है वो ये कि एक तरफ तो आप बात कर रहे हो कि कोई भी सिटीजन या कोई भी इंडिविजुअल अगर कोई डेटा या कोई कंटेंट तैयार करता है तो उसको स्क्रूटनाइज करो पहले ही, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो, तो ये प्लेटफॉर्म तो एक तरीके से लगातार एक तरीके से नजरें गड़ा के रखेंगे। तो ये तो एक तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि एक तरफ तो आप डेटा प्रिवेसी की बात कर रहे हो, जो कि बिल ऑलरेडी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस्ड है 2019 का, जिसमें डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे हो, प्रिजर्व कर रहे हो या फिर प्राइवेट रखना चाह रहे हो। और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि कौन बंदा क्या कंटेंट शेयर कर रहा है उसकी स्क्रूटिनी पहले ही होनी चाहिए, या फिर जो ओरिजिनेटर है डेटा का उसका नाम पहले से पता होना चाहिए। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, इसमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। इसी तरीके से 2015 में जस्टिस जे चैमलेश्वर, जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन, इन जजेस की बेंच ने सेक्शन 66A का केस जब सुना था तो उसको स्ट्राइक डाउन क्यों किया? क्योंकि वहाँ पर फ्रेजेस कैसे यूज़ हो रहे थे, कोई एनोइंग स्टेटमेंट यूज़ किया हो, कोई इनकन्वीनियंट कमेंट किया जा रहा है, ग्रोसली ऑफेंसिव अगर कोई पोस्ट की जा रही है सोशल मीडिया पे। ये तो वेग नेचर है, इनमें क्या क्लियर आ रहा है कि किस चीज़ को आप इनकन्वीनियंट मानोगे? तो ये तो सारी के सारे एग्जीक्यूटिव लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हाथ में बिल्कुल फ्रीडम दे दी, वो मन में आए जिसको इनकन्वीनियंट मान लेंगे, मन में आए उसको ग्रोसली ऑफेंसिव मान लेंगे और किसी को भी पनिशमेंट दे देंगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो फ्रीडम दी हुई है आर्टिकल 19 में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और दूसरा जो डेटा प्रिवेसी का प्रोविजन किया हुआ है या राइट टू प्रिवेसी, जो कि पुट्टा स्वामी केस में 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, वो दोनों वायलेट हो रहे हैं। मतलब आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 दोनों की ब्रीच हो रही है। ठीक है ना? तो स्टेट अगर यहाँ पे स्क्रूटनाइज करने लग गया तो सर्विलांस स्टेट बन जाएगा। तो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल वाली है। सिमिलरली यहाँ पर अगर कंट्री जो है, अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो नए रूल्स डिक्लेयर किए हैं उसमें भी ऐसा ही कुछ चीज़ें डाली हुई है जिनको देख करके
उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी किसी भी पोस्ट की कि हाँ ये एंटी नेशनल है, इंडिया की इंटेग्रिटी सॉवरेनिटी को कहीं प्रॉब्लम कर सकती है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए कोई थ्रेट है, या किसी कंट्री के साथ में इंडिया के फ्रेंडली रिलेशन है और उस कंट्री के ऊपर कुछ उल्टा सीधा कमेंट कर दिया, तो भाई आप किस चीज़ को इन क्राइटेरियाज में कंसिडर करोगे, कौन से स्टेटमेंट को? वो तो कहीं ना कहीं बिल्कुल फ्रीडम दे दी वही लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को, और वो स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल में। अब यहाँ पर अगर हम फर्स्ट पेज का जो आर्टिकल था, न्यूज़ थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि फारूक अब्दुल्ला ने जो कुछ भी कहा वो सेडिशियस चार्जेस के अंडर में नहीं आता, तो ऐसे तो कोई भी कमेंट करेगा और उसको गवर्नमेंट उसको सेडिशियस मान करके उसके अगेंस्ट में उसके अगेंस्ट में केस दायर कर देगी, तो ये ऑटोनॉमी तो यहाँ पर भी दे दी है, फ्रीडम तो यहाँ पे भी दे दिया आपने पुलिस को, या फिर जो भी यहाँ पे कानून लागू करने वाले जो एग्जीक्यूटिव्स हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको वायलेट कर रही है। उस पर कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। दूसरा, जो इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है उनमें एक चीज़ होती है एंड टू एंड एनक्रिप्शन। आप उसको पहले ही ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। एंड टू एंड एनक्रिप्शन से क्या होता है कि ये कंपनियां जो है वो इंश्योर करती हैं कि इस डेटा के बारे में इवन कंपनी को भी नहीं पता है, केवल जो दो यूज़र्स हैं, आपको भी पता है इस चीज़ का, जैसे व्हाट्सएप पे आप बैकअप लेते हो, एंड टू एंड एनक्रिप्शन समथिंग लिखा रहता है, तो केवल और केवल उन दो यूजर्स के बीच में, ट्रांसमीटर और रिसीवर, उन दोनों के बीच में ही वो डेटा सेव्ड रहता है, उन्हीं को पता रहता है, बाकी तो कोडिंग में रहता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं कंसर्न्स राइज किए जा रहे हैं। दूसरा, आईटी एक्ट 2000 का जो सेक्शन 69 है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है किनको, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, कि अगर इन प्लेटफॉर्म्स पे कोई भी कंटेंट शेयर किया जा रहा है तो उसके लिए इनकी जिम्मेदारी नहीं होगी, वो कंटेंट शेयर करने वाले की जिम्मेदारी होगी। बट जो ये नए रूल्स जो डिक्लेयर किए गए हैं ना, जिसमें एंड टू एंड एनक्रिप्शन को ब्रेक करने की बात की गई है, रूल 5 क्लॉज 2, जो अभी जो 25 फरवरी को जो रूल डिक्लेयर किया ना उनकी बात कर रहे हैं, बोले ये कहीं ना कहीं सेक्शन 69 का जो प्रोविजन है ना उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। तो ये पूरा मुद्दा कहीं ना कहीं हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, कि अभी जो भी कुछ लॉज डिक्लेयर किए गए हैं, रूल्स निकाले गए हैं, ये सभी स्टेक होल्डर्स को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेंगे। इसलिए ये रूल्स निकालने से पहले एक बार सभी स्टेक होल्डर्स के ओपिनियन लेने की ज़रूरत थी। पर वही बात, अब तो रूल्स आ गए हैं, अब तो इम्प्लीमेंटेशन में होंगे। अब देखने वाली बात यह है कि इनके अगेंस्ट में देखो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनमें पिटिशन भी जाएगी, फिर आगे टाइम बताता है क्या होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के चीफ ने कहा है कि इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, और अगर वो अपनी एनर्जी डिमांड्स को कोल बेस्ड या थर्मल पावर बेस्ड अगर पूरी करता है तो उन पर प्रेशर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने अभी तक अपनी डिमांड जो पूरी की है एनर्जी की वो लगभग 60% तो कोल बेस्ड ही है। अगर आप उस पर प्रेशराइज करोगे कि भाई आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ स्विच करो, तो उसके लिए पहले फंडिंग प्रोवाइड करो, क्योंकि मेन जो कल्प्रेट हैं वो यूएस, यूरोप, जापान हैं। इनके द्वारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन किया गया, और 19वीं और 20वीं शताब्दी, ठीक है, मतलब बात हो गई 1800 टू 2000 के बीच की, बोले इन दोनों सेंचुरीज में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन हुआ है। और इंडिया ने तो फिर भी अपनी तरफ से पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के अंडर में अपने आप को कमिट किया है कि हम हमारी जीडीपी का जितना पोल्यूशन 2005 में किया करता था, जितना ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन किया करते थे, उसका 33 टू 35% तक रिड्यूस कर लाएंगे 2030 आते आते। तो ये जो कैपेसिटीज डेवलप करने की बात कर रहा है, साथ में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बूस्ट करना, जिसमें 450 गीगावाट एनर्जी को प्रोड्यूस करने का टारगेट तक ले लिया हमने, और वैसे तो 2022 तक 175 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करने का टारगेट लिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2022 आते आते। पर टोटल जो आप अगर सोलर एनर्जी की बात करें तो बोलो 2030 तक हम 450 गीगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी का इंस्टॉलेशन कर देंगे। तो ये टारगेट्स भी अपनी तरफ से बहुत हद तक कर रहा है इंडिया, अपनी लिमिट से भी बियॉन्ड जा करके। तो इंडिया जैसे कंट्रीज पर हम प्रेशर नहीं बना सकते, ये बात कही IEA के चीफ के द्वारा। अब आपका टास्क आ गया है कि ये जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है इसके बारे में आप गूगल करोगे और पढ़ोगे। फिर अब लास्ट आर्टिकल में देख लेते हैं कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या होता है। फॉर एग्जांपल, कंट्री है कोई नेदरलैंड्स और दूसरी तरफ है इंडिया। तो इंडिया में नेदरलैंड की कोई कंपनी आकर के इन्वेस्ट करती है और वो यहाँ पे पैसा कमाती है, ठीक है।
अब पैसा कमाने वाला कंट्री और ये जो होस्ट, इसका जो होम कंट्री है, वो दोनों अब यहां पे पैसा कमा रही है तो इंडिया वाला भी टैक्स मांगेगा, और यहां से पैसा कमा करके नेदरलैंड्स में लेके जा रही है तो नेदरलैंड्स वाला भी पैसा मांगेगा। तो इस केस में क्या हो गया, वो कंपनी इंडिया में आकर के इन्वेस्ट करेगी नहीं, और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं दो कंट्रीज के बीच में वो प्रॉपर्ली हो ही नहीं पाएंगे, या फिर वो चोरी करना शुरू कर देंगे। तो इंडिया और नेदरलैंड्स क्या करेंगे, एक एग्रीमेंट कर लेंगे जिसको बोल देंगे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इसमें क्या होगा कि या तो इंडिया टैक्स लगाएगा या फिर नेदरलैंड्स टैक्स लगाएगा, कोई सा दोनों में से एक कंट्री ही टैक्स लगाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जो कंपनियां इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, चाहे वो एनआरआईज हों जो पैसा इंडिया में भेजते हैं, या फिर जो फॉरेन नेशनल्स हैं जो इंडिया में काम करते हैं, वो इंडिया से पैसा कमा करके नेदरलैंड्स भेजना चाह रहे हैं, तो उनके बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो, डबल टैक्सेशन का बर्डन उनको ना उठाना पड़े। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा एक टास्क है कि ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो है वो कहाँ किसने ओरिजिनेट किया था, ये आइडिया किसने दिया था सबसे पहले, कोशिश करना कमेंट बॉक्स में बताने की। ठीक है, तो डिस्कशन यहीं खत्म है। थैंक यू वेरी मच।